रवि जो कि एक मजदूर है, वह शाम के समय अपने रिक्शा चालक पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा था। लेकिन जब उसके पिता अपने हाथ से खाना खा रहे थे तो उसी दौरान रवि की नज़र अपने पिता के हाथ पर जाती है और उनके पिता के हाथ में एक जगह से सूजा हुआ था। इसके बाद वह अपने पिता के हाथ को पकड़कर कहने लगते हैं कि पिताजी ये क्या हुआ। तो यहाँ पर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जब रवि उससे बार बार पूछता है तो वह बता देता है कि बेटा, अवैध वसूली के चलते पुलिस वालों ने मुझे डंडा मार दिया और उसी वजह से सूझ गया है। मुझे रोना तो बहुत आया था, लेकिन मैं करता भी क्या, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वह अगले दिन कुछ ऐसा करता है कि उन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करा देता है। किस तरह से एक आम आदमी ने पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया, पूरी बात की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। पिता, जिसका नाम धर्मवीर है, जो कि एक ई रिक्शा चलाया करता है और अपने बच्चों का गुजारा किया करता है। बड़ा बेटा, जिसका नाम रवि है, वो शादी के योग्य तो हो गया है, लेकिन अभी उनको अपनी छोटी बहन की शादी करनी है, तो इसी वजह से वह मजदूरी करने लगा है और मजदूरी पर जाकर पैसे कमाया करता है। और दोनों बाप बेटे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। परिवार के अंदर गरीबी तो थी, लेकिन आपसी प्यार बहुत ज्यादा था और इसी वजह से वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर जो रवि होता है वो रोज सुबह सुबह उठकर लेबर चौक पर जाता और वहां से जैसी भी उसे मजदूरी मिल जाया करती, उस मजदूरी को करके वापस अपने घर लौटा करता और उनमें से दोनों बाप बेटे कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा किया करते ताकि परिवार की बेटी की शादी हो सके और वो लोग उसे अच्छी तरह से विदा कर सके। सब कुछ इस तरह से चल रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब रवि मजदूरी करके वापस लौटता है तो वह अपने पिता की राह देखने लगता है कि जब पिताजी आ जाएंगे तो उसके बाद हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। आज इन्होंने दाल भात बनाया था और जैसे ही शाम के समय पिता आते हैं तो बेटा कहता है कि पिताजी आ जाओ, आप, बहुत जोर से भूख लगी है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। यहां पर जो पिता होता है वो भी कहता है ठीक है बेटा, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूं, अपनी मां से कहो इतने खाना लगवाओ और हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटे बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहां पर मां और बहन उनको परोसने लगती है। लेकिन जैसे ही पिता खाना खाने के लिए अपनी बाजू को ऊपर करता है तो उसी समय रवि की नजर उनके हाथ पर पड़ती है, जो हाथ एक जगह से सूजा हुआ था। अब रवि जैसे अपने पिता के हाथ को सूजा हुआ देखता है तो एकदम से उस हाथ को पकड़ता है और कहता है कि पिताजी ये क्या हुआ। तो यहां पर जो पिता होता है वो अपनी बाजू को नीचे करते हुए अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी चोट लग गई थी। लेकिन रवि जब इस सूजन को देखता है तो वह समझ जाता है कि ये वैसी चोट नहीं है, इसे तो डंडे से पीटा गया है, क्योंकि अगर वैसी चोट होती तो ये साफ साफ पिछन जाती और वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये कोई डंडा लगा है और उसी से ये सूजन हुई है। इसके बाद वह अपने पिता के उस हाथ को अपने सर पर रखवाता है और कहता है कि पिताजी क्या हुआ, आप मुझे सच सच बताओ। अब जैसे ही पिता इस बात को सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे के सामने और अपनी पत्नी और बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। यहां पर बेटा अपने पिता को गले से लगाता है और बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कहता है कि पिताजी बताओ तो सही क्या हुआ और आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। उसके बाद यहां पर जो पिता धर्मवीर होता है वो कहने लगता है कि बेटा कुछ भी नहीं है, ये गरीबी की चोट है और गरीबी की वजह से ही हमें ये चोट लगी है। बेटा कहता है कि पिताजी पहेलियां मत बुझाओ, मुझे ये बताओ कि आपको किसने चोट लगाई है और मैं उसे देख लूंगा, बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ूंगा। पिता कहता है कि बेटा तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चोट एक पुलिस वाले ने मुझे दी है। और वैसे भी बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि पुलिस की मार और बारिश में फिसलने को बिल्कुल भी याद नहीं किया करते, इन चीजों के बिल्कुल भी अफसोस नहीं किया करते। अब इस बात को सुनकर यहां पर बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्या किया था जो उन लोगों ने आप पर इस तरह से हमला कर दिया। तो यहां पर पिता बताता है कि बेटा कुछ भी नहीं, दरअसल वो लोग वसूली किया करते हैं हर महीने और आज वसूली का दिन था। अब जैसे सुबह सुबह मैं जाता हूं तो मुझे कोई अच्छी सवारी नहीं मिलती है और उसके बाद जब वो लोग वसूली करने के लिए आते हैं तो मेरे पास पैसा नहीं था। अब अवैध वसूली थी, मैं कहने लगता हूं साहब अभी मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा काम लगने दो और उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। बात केवल 300 रुपए की थी और जब मैं उनको 300 रुपए नहीं देता हूं तो उसके बाद वे मुझे धमकाने लगते हैं और मैं कह देता हूं कि साहब वैसे भी कहां ये सरकारी फीस है, ये तो वैसे पैसे तो हैं, शाम को मैं आपको दे दूंगा वरना कल आपको दे दूंगा, अभी काम नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो वह कांस्टेबल होता है उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो डंडा होता है वो एकदम से मेरी तरफ घुमाता है। अब जो पहली बार वो डंडा घुमाता है तो मैं दूर हट जाता
जाता हूं, लेकिन दूसरी बार जब वो डंडा घुमाता है तो वो काफी तेज था और उसने सीधा मेरे हाथ पर वार कर दिया था। अब इसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सभी लोग मुझे खड़ा होकर देख रहे थे और मैं उनके सामने केवल रिक्वेस्ट ही कर सकता था, इससे ज्यादा मैं करता भी क्या। इसके बाद वो अपना गुस्सा उतारकर मुझे बुरी तरह से धमकाकर वहां से चले जाते हैं और कल पैसा देने के लिए बोलते हैं। यह बात सुनते ही बेटे का खून खोलने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका खून पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस पर कई तरह के अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का यूज करके वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो किसी से शिकायत भी करें तो भी उनकी कोई सुनाई नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। बेटे की भी आंखों में आंसू आ गए थे, पिता की भी आंखों में आंसू आ गए थे, यानी कि पूरा परिवार गमगीन हो गया था और रात भर वो सभी फूट फूट कर रोते रहते हैं। अब अपने अपने कमरे में सोने के लिए तो चले गए थे, लेकिन ये बात आज उनके परिवार के साथ हुई है, ये उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है और पूरी रात भर पूरा परिवार इसी बात को सोचता रहता है। रवि भी रात भर इसी बात को सोचता है और जैसी सुबह होती है तो सुबह तक उसके दिमाग में एक बात आ गई थी और वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है और मुझे किसी से मिलना है। पिता कहता है कि बेटा आपको किससे मिलना है? तो यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी आपके साथ जिसने गलत किया है उससे तो मिलकर ही आएंगे, लेकिन उससे पहले किसी और से भी मिलना है जो हमारी मदद करेगा उन लोगों को सबक सिखाने में, क्योंकि अवैध वसूली के लिए उनका ये सब कुछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद जो पिता होता है वह मना करता है, लेकिन तभी रवि जो उन्हें बताता है तो उससे सुनने के बाद पिता भी उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो रवि है वह मजदूरी किया करता है और मजदूरी करते करते वह एक दिन डीएम साहब के ऑफिस में भी पहुंच जाता है। अब यहाँ के जो डीएम साहब होते हैं उस टाइम के, उनका नाम होता है अभिषेक, और अभिषेक निहायत ही ईमानदार और मेहनती डीएम साहब थे। वह गरीबों को समझा करते थे और तभी जब एक दिन वो अपने ऑफिस में जा रहे थे और यहाँ पर जो रवि है वह मजदूरी कर रहा था, तो उसके बाद वह उनके पास रुकते हैं और रुकने के बाद उनसे बातचीत करने लगते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई परेशानी हो तो कभी भी मुझे याद कर लेना और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बड़े अधिकारी किसी की सुना नहीं करते। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रवि होता है वो उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब अगर आप सुनते हो तो जरूर से अगर हमें कोई परेशानी होगी तो आपके पास जाएंगे। जब रात भर रवि इस बात के बारे में सोच रहा था तो उसके दिमाग में जिक्र आता है और वह सोचता है कि एक बार मिलकर देख लेते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें और उन लोगों को सबक मिल जाए। यही सोचकर जो रवि होता है जैसे दिन के 10:30 बजते हैं तो अभी अपने पिता को लेकर सीधा डीएम साहब के ऑफिस पर पहुंच जाता है और वो दोनों उसी ई रिक्शे में बैठकर गए थे जिस ई रिक्शे को उसके पिता चलाया करते थे, धर्मवीर। वहां पर जाने के बाद बाहर वॉचमैन मिलता है और वॉचमैन को डीएम साहब ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए तो उसको फौरन से अंदर भेज देना, चाहे मेरी कितनी ही मीटिंग चल रही हो या कोई भी वीआईपी मेरे पास बैठा हो। भले एक बार तुम अमीर व्यक्ति को रोक सकते हो लेकिन गरीब को मत रोकना। इसका कारण यह भी था दोस्तों, क्योंकि डीएम साहब एक गरीब घर से बिलोंग किया करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत से इस पोजीशन को हासिल किया है, तो इसी वजह से वो गरीबों की मदद करना चाहते थे सच्चे दिल से और इसी वजह से उन्होंने वॉचमैन को हिदायत दे रखी थी। इसके बाद यहाँ पर जैसे वॉचमैन से रवि और उसका पिता कहते हैं कि हमें डीएम साहब से मिलना है, तो वो एक बार भी ना तो उनसे कोई सवाल जवाब करता है और सीधा कह देता है कि आप अंदर जाइए, डीएम साहब आपको अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पर जो वॉचमैन होता है वो उनको अंदर भेज देता है और रवि और उसका पिता डरते डराते डीएम साहब के ऑफिस का दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन जैसे रवि डीएम साहब को कुर्सी पर बैठा हुआ देखता है और डीएम साहब उसे देखकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो यहां पर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस बात को देखकर जो डीएम साहब होते हैं एकदम से अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, तभी इस गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ रहे हैं। हालांकि डीएम साहब उसे पहचान गए थे कि यह वही है जिसने हमारे यहां पर मजदूरी की थी और उसके बाद वह आगे उठकर कहने लगते हैं कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ और तुम इस तरह से अपनी आंखों में आंसू क्यों ले आए। तो यहां पर जो रवि होता है वो रोते हुए डीएम साहब को पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि साहब हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया और रात के समय जब मैं इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान था तो तभी मुझे आपका ख्याल आया और मैंने सुना है कि डीएम साहब सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते हैं और आप चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं वो उनको सांत्वना देते हैं। दोनों बाप बेटों को पहले तो बैठाते हैं और बैठाने के बाद उनके लिए चाय पानी मंगाते हैं। आराम से बैठकर सलीके से उनसे बात करते हैं और बातों के दौरान उन्हें पता चल जाता है कि हवालदार ने केवल अवैध वसूली के लिए इनको डंडा मारा था और उसकी वजह से इसका बेटा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं जब वह पूरी समस्या को समझ जाते हैं तो उसके बाद उसका समाधान निकालने लगते हैं। उन्हें बखूबी पता है कि अगर वो डायरेक्ट किसी से पूछेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा और यहाँ पर उन्हें यह भी पता
बताता है कि इन्होंने वसूली दी नहीं है और आज देने के लिए बात कर रहे थे। तो वो उनके दिमाग में एक बात चलने लगती है और वो कहता है कि ठीक है, वसूली तो देनी है और आपके साथ में चलूंगा सादा कपड़ों में, और उसके बाद मैं देखता हूं कि किस तरह से वो आपसे वसूली लिया करते हैं। डीएम साहब थोड़ा सा टाइम मांगते हैं उनसे तैयार होने के लिए और अपने पर्सनल रूम में जाकर, जो उस ऑफिस के अंदर एक पर्सनल रूम होता है डीएम साहब का आराम करने का, उसके अंदर जाकर वह अपने साधारण से कपड़े पहनते हैं, जिन कपड़ों में वो बिल्कुल भी डीएम साहब तो लग ही नहीं रहे थे। उसके बाद यहां पर जो डीएम साहब होते हैं अपने ऑफिस से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा उनके ई रिक्शा में बैठ जाते हैं और वहां से चलने लगते हैं। वॉचमैन पूछता भी है कि साहब आप कहां जा रहे हैं, वो भी ऐसे कपड़ों में गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता और कहता है कि तुम अपना काम करो और मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में। इसके बाद डीएम साहब उस रिक्शे में बैठकर वहां से उसी चौराहे पर चले जाते हैं जहां पर आज धर्मवीर ने उनको अवैध वसूली देने के लिए कहा था और यहां पर वही हवलदार भी बैठा हुआ था। जैसे धर्मवीर रिक्शा लेकर वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद रिक्शे से उतरकर उन लोगों को अवैध वसूली देने लगता है और वो लोग भी हंसते हंसते उस अवैध वसूली को लेने लगते हैं। डीएम साहब ये सब कुछ देख रहे थे और साथ ही साथ इन सभी बातों को रिकॉर्ड भी कर रहे थे, क्योंकि जब वो अपने रूम में गए थे तो उन्होंने अपनी कमीज के एक बटन में बटन कैमरा लगा लिया था और उसके जरिए ही ये सारा कुछ वो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस सभी को रिकॉर्ड करने के बाद डीएम साहब अपने पास से फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद एक फोन घुमाते हैं। यहां पर वह उसके बेटे से कहते हैं कि जाओ, अगर तुम्हारे पिता को इन्होंने डंडा मारा है तो तुम बेशक से अपनी हसरत पूरी कर सकते हो और मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद यहां पर जो रवि होता है वह उतरता है और उतरने के बाद एक जोरदार झापड़ उस पुलिस वाले को लगाता है जिसने उसके पिता को डंडा मारा था, क्योंकि रिक्शे में बैठे बैठे ही धर्मवीर ने बता दिया था कि साहब ये पुलिस वाला था जिसने मुझे डंडा मारा था। अब जैसे ही यहां पर रवि जाकर उस पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है तो उसके बाद सभी पुलिस वाले एकदम से रवि को आकर पकड़ लेते हैं और पिटाई लगाने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहां पर जो डीएम साहब होते हैं वो एकदम से बीच में आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम इस तरह से क्यों मार रहे हो, क्या किया है इसने। तो यहां पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपना काम करो और तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप इसको देख लेंगे। लेकिन तभी यहां पर डीएम साहब जो साधारण इंसान के भेष में हैं वो कहने लगते हैं कि साहब आप बता तो सकते हो इसने क्या किया है, ये मेरा दोस्त है, आप इसको ऐसे नहीं मार सकते। इसके बाद यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी तरफ भी हाथ चलाते हैं, लेकिन डीएम साहब एकदम से उनका हाथ रोकते हैं और अपनी आईडी निकालकर उनके सामने कर देते हैं। इतनी देर में उन्होंने जिनको फोन किया था वो लोग भी वहां पर आ गए थे और वहां आने के बाद वो उन सभी पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब पुलिस वालों को उन्होंने घेरा था और डीएम साहब ने अपना आई कार्ड दिखाया था तो एकदम से उनकी पतलून गीली हो गई थी, क्योंकि जब ये पुलिस वाले उस व्यक्ति से अवैध वसूली कर रहे थे तो यह व्यक्ति भी रिक्शा में बैठा बैठा देख रहा था और पुलिस वालों ने इन्हें देख तो लिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये यहाँ का डीएम भी हो सकता है और वो भी इतने साधारण तरीके से यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद जब पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं तो यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को उन्होंने बुलाया था और ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी साहब होते हैं उनको आदेश देकर उन सभी पुलिस वालों को अरेस्ट कर देते हैं जो इस गलत व्यक्ति का साथ देने के लिए एक साथ से वहां पर आए थे। उन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और उनको यहां से पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मुजरिम बनाकर भेज दिया जाता है। पूरा के पूरा सबूत उन्होंने एसपी साहब को दे दिया था और कह दिया था कि इस सबूत के बेस पर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और आप आगे से ध्यान रखना कि आपके जो जवान है वो ऐसा कुछ भी ना करें। एसपी साहब की नजरें भी नीचे की तरफ हो जाती हैं और वो हाँ में सर हिलाकर वहां से अपने काम के लिए चले जाते हैं। इसके बाद यहां पर जो डीएम साहब होते हैं वो सभी लोगों के नजरों में आ जाते हैं और डीएम साहब का एक कारनामा भी सभी के नजरों में आ जाता है। यहां पर सभी लोग इस बात को देखकर बड़े खुश होते हैं कि हमारे शहर का फिलहाल जो डीएम साहब है वो इतना ईमानदार है कि गरीब लोगों की मदद भी किया करता है। जब ये कहानी चारों तरफ घूमती है, लोगों में पता चलती है, तो लोग भी डीएम साहब की खूब सारी बड़ाई करते हैं और वाहवाही करते थकते नहीं है। इधर जो रवि होता है वह भी डीएम साहब के पैर छूने लगता है, लेकिन यहां पर डीएम साहब उसको गले लगाते हैं और कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबों के साथ हमेशा ऐसा होता आया है, लेकिन गरीबों को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए जैसा कि तुमने किया है। अगर तुम आवाज नहीं उठाते तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था और ये बात केवल तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। गलत लोगों को उनकी सजा मिल गई और तुम लोगों को न्याय मिल गया, अब तो तुम लोग खुश होना। तो यहां पर जो धर्मवीर जी होते हैं यानी कि रवि के जो पिता जो कि ई रिक्शा चलाया करते हैं वे एकदम से खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। वह डीएम साहब के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि साहब अगर आपके जैसे अधिकारी हर जगह हो जाए तो गरीब आदमी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और पुलिस भी उनकी अच्छी तरह से सुनाई करेगी। उसके बाद यहां पर डीएम साहब का अच्छा खासा खौफ बन जाता है और कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सरकारी अधिकारी आम जनता के साथ वैसा करने से पहले 100 बार सोचा करता है और उसके बाद रिश्वत लिया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी? आप क्या कहना चाहते हो अभिषेक के बारे में? आप क्या कहना चाहते
चाहते हो रवि के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो धर्मवीर जी के बारे में। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।